देखें, पाकिस्तान की बर्बादी, इसके लिए ना किसी हिंदुस्तान की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है। हमारे पास हमारी फौज काफी है पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए। पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये देश बनाया क्यों गया था। देखिए, भारत अंग्रेज की कॉलोनी थी, और अंग्रेज की कॉलोनीज जो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक फैली हुई थी, उसमें भारत वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट, मोस्ट द रिचेस्ट एरिया जो कि अंग्रेज के पास था। अंग्रेज ने अपनी कॉलोनीज में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में डेमोग्राफिक चेंज कर दी थी, और गोरा रूल वहां पे ला सके थे वो। क्रिश्चियनिटी को भी उन्होंने वहां पे इम्पोज कर दिया था, और रेस के हिसाब से भी वहां पे ब्लॉन्ड रूल को वो कर सके थे। लेकिन भारत में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन थी, और इसका हेरिटेज और इसका कल्चरल बैकग्राउंड इतना रिच था कि उसको वो चेंज ना कर सके। अब उसको कंटेन करना था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब बड़ी बड़ी ताकतें, फ्रांस, इंग्लैंड की पोल खुल गई कि अब वो बड़ी ताकतें नहीं रही, तो उनको ये डर था कि भारत का वो पोटेंशियल है कि भारत कैन बिकम सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, तो उसको कैसे कंटेन किया जाए। तो उसको भारत की फिल्मों में हम देखते हैं कि एक इलाके में एक पॉलिटिशियन होता है, वो अपनी हेजेमनी कायम रखने के लिए वहां पे गुंडे पालता है। इसी तरह अंग्रेज ने सोचा कि हमारा एक गुंडा होना चाहिए साउथ एशिया में। तो उसके लिए भारत में एक थ्योरी लाई गई, टू नेशन थ्योरी की, कि हिंदू मुस्लिम्स आर टू डिस्टिंक्ट नेशंस एंड दे कैन नॉट सर्वाइव टुगेदर। जबकि ये गलत था, क्योंकि 1940 से पहले कभी हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम क्लैशेस हुए नहीं। सारी चीजें चलती थी, हिंदुओं के भी रिचुअल्स चलते थे, मुसलमानों के भी चलते थे, कभी एज सच वहां पे वो क्लैशेस नहीं हुए जो बंटवारे के दौरान हमें नजर आए। तो ये एक इम्पोज थ्योरी थी, जिसके लिए इन्होंने मुस्लिम्स ऑफ इंडिया को यूज किया इस थ्योरी को इम्पोज करने के लिए। मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था, जो कि पोर्क खाते थे, जो कि वाइन पीते थे, जो इस्लाम से बिल्कुल दूर थे, उनको अचानक शेरवानी पहना के इनको एक मुल्ला के तौर पे पेश किया गया, जो कि इस्लाम, मुस्लिम्स ऑफ इंडिया के डिफेंस के लिए आगे आ गए। और उन्होंने इस थ्योरी को बढ़ चढ़ के वो किया, जिसमें यूपी, सीपी, बिहार के नवाबों ने बड़ा किरदार अदा किया, और 10 पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड। पाकिस्तान साउथ एशिया में क्रिएट किया गया था, जिसका मेन मकसद ये था कि वेस्ट ने आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर देख लिया था कि रशिया, सोवियत यूनियन, चाइना, और इन ए वे इंडिया ऑल्सो कम्युनिज्म की तरफ इंक्लाइंड थे, और कम्युनिज्म को वो एक बहुत बड़ा खतरा समझते थे अपने इंपीरियलिस्टिक डिजाइन्स के लिए, जिसके लिए इन्होंने यूनाइटेड नेशंस भी बनाई थी। और उसमें वही 5 जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विक्टोरियस थे, वो परमानेंट मेंबर थे और वीटो पावर रखते थे। तो उसको, कम्युनिज्म को कंट्रोल करने के लिए, इंडिया के पोटेंशियल को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने पाकिस्तान क्रिएट किया। पाकिस्तान एक फेक टू नेशन थ्योरी के आइडियोलॉजी पे बनाया गया, लेकिन इन्होंने इसको भारत के खिलाफ मेनली यूज किया। और हमने देखा कि भारत को शुरू से ही, पहले 48 में भारत के स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर, जिसको के लीगली वहां के लीगल कस्टोडियन महाराजा हरि सिंह और मुस्लिम लीडर शेख अब्दुल्ला ने खुद जाके दिल्ली में नेहरू में साहब के साथ एक्सेशन ट्रीटी साइन की, जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन उसको उन्होंने इन्वेजन किया, और वहां से जंगों का एक सिलसिला शुरू हुआ। फिर जिब्राल्टर ऑपरेशन शुरू किया, 1965 की वॉर की। फिर 1971 में हमने देखा कि ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी ने ब्रूटलिटीज का एंड कर दिया, जब मिलियंस ऑफ बंगालीज वर बुचर्ड, और 4 लाख के करीब औरतों का रेप हुआ वहां पे इंटेलेक्चुअल्स का ढाका यूनिवर्सिटी में और हर जगह कत्लेआम हुआ। वहां के जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डिस्ट्रॉय किया। तो फिर भारत को बीच में आना पड़ा ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। और आज हम देखते हैं कि वो ईस्ट पाकिस्तान, जिसका टका उस वक्त ₹1 पाकिस्तानी के 8 मिलते थे, आज ₹2.5 का 1 हो गया। उन्होंने इतनी तेजी से इंप्रूव किया, अपनी इकोनॉमी को इन्होंने डेवलप किया। ये पोटेंशियल जाहिर भारत का ही हिस्सा था, बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान, जो भी आप कह लें।
उसके बाद भी पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं था। सियाचिन, कारगिल, ये सब चीजें चलती रहीं। पाकिस्तान ने जियाउल हक के जमाने से वेस्ट के कहने पे एक नया आइडियोलॉजी तैयार की, वो थी जिहादी इन्वेजन्स। और जिहादी इन्वेजन शुरू में तो खाली नेबरिंग कंट्रीज में की गई। जैसे भारत में 1989 में जम्मू एंड कश्मीर में एक प्रॉक्सी वार शुरू की गई, जिसके तहत पूरे जम्मू एंड कश्मीर को हॉस्टेज बना कर रखा गया था। और अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने अपनी जिहादी पॉलिटिक्स को प्रमोट किया। पाकिस्तान आर्मी को डॉलर्स मिल रहे थे, बिलियंस ऑफ डॉलर वेस्ट उनको दे रहा था कि आप जिहादी बनाओ। इन्होंने पूरी दुनिया के टेररिस्ट जमा किए, चेचनिया से, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, सऊदी अरब, यमन, हर जगह से इन्होंने टेररिस्ट जमा करके एक जंग शुरू की अफगानिस्तान में, जो कि वेस्ट और पाकिस्तान के इंटरेस्ट की जंग थी। अफगानिस्तान में कोई सोवियत इन्वेजन नहीं हुआ था, जो बाद में साबित हुआ है कि वहां पे पाकिस्तान की इन्फिल्ट्रेशन थी। अर्ली 70s में ही 71 की वार के बाद भुट्टो ने पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स थे, अफगान स्टूडेंट्स, हिकमत यार गुलबदीन, गुलाम मोहम्मद रब्बानी, अब्दुल रशीद दोस्तम, अहमद शाह मसूद, ये स्टूडेंट्स को वहां से पिक किया गया था और उनको अफगानिस्तान में इंसर्जेंसी लाने के लिए भेजा गया। और 10 वहां पे जाहिर शाह की हुकूमत तोड़ी गई और फिर वहां पे डेमोक्रेसी आई, तो डेमोक्रेसी को भी चलने ना दिया गया। तो अफगान प्रेसिडेंट ने सोवियत यूनियन से मदद की दरख्वास्त की और सोवियत यूनियन ने उनके पास आर्मी भेजी, जिसको कि इन्वेजन ऑफ सोवियत यूनियन कहा जाता है। और फिर पाकिस्तान ने यहां से दुनिया भर के टेररिस्ट भेजे। वो जंग शुरू हुई 79 में, लेकिन जब 85 में जिनीवा में एक एग्रीमेंट होता है अफगानिस्तान के सारे ग्रुप्स के दरमियान और अमन की बात होने लगी, तो पाकिस्तान की आर्मी ने कहा कि हमारी तो मनी मेकिंग जो फैक्ट्री है, ये जो टेररिज्म की, जो जिहादिज्म के नाम से जो चला रहे हैं हम, वो बंद हो जाएगी। तो इन्होंने नए एवेन्यूज खोले, जिसमें एक तरफ से भारत में इन्होंने, क्योंकि भारत इनकी सबसे बड़ी मार्केट रही है टेररिज्म और प्रॉक्सी वॉर्स की, तो इन्होंने एक तरफ भारत में खालिस्तानी नामी एक शोषा छोड़ा गया, जो कि बिल्कुल एक फेक नैरेटिव था। इसकी वजह यह है कि जो इंडिपेंडेंस की मूवमेंट्स होती हैं ना, उसके लिए ग्राउंड पे उस कम्युनिटी के साथ कहीं परसिक्यूशन होना चाहिए, कहीं उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। जबकि हमने भारत में देखा कि सिखों के साथ कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था, कभी उनके साथ कोई परसिक्यूशन नहीं होती थी। भारत की आर्मी में, भारत की फॉरेन सर्विस में, सिविल सर्विस में, प्राइवेट सेक्टर में सिखों को बराबर का, बल्कि अमूमन उनकी जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन थी उससे ज्यादा उनको मौके मिलते थे। तो देयर वाज नो परसिक्यूशन, लेकिन स्टिल वहां पे खालिस्तानी नामी शोषा छोड़ा गया, जम्मू एंड कश्मीर में चीजें की गई। और फिर जो टेररिस्ट के लश्कर भेजते रहे, कभी पार्लियामेंट पे बॉम्बिंग हो रही है, कभी बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, और फिर इन्होंने जो 26/11/2008 को अपना टेररिस्टों का एक लश्कर भेज दिया, जिसने एक तबाही मचाई, जो कि 9/11 से ज्यादा बड़ी तबाही थी। लेकिन चूंकि वो गोरों के देश में नहीं थी, तो इसलिए उसको इतना ज्यादा जिक्र नहीं किया जाता, वरना 9/11 तो कुछ घंटों में खत्म हो गया था, ये तो 3 दिन तक चलता रहा है और 11 देशों के लोग मारे गए उसमें। भारत की इकोनॉमी को बहुत बड़ा धचका लगा था उसमें, और एक टेररिज्म की एक वबा भारत में फैलाई गई। बदकिस्मती से भारत में एक स्ट्रांग लीडरशिप उस वक्त ना थी जो कि इनको कंट्रोल करता। जिस तरह 1971 में पाकिस्तान को 2 हफ्ते के अंदर अंदर 93,000 पाकिस्तानी फौजियों को बंदी बना लिया गया था, जंग पाकिस्तान ने हारी थी। ये हमारी मेमोरीज में जो रिसेंट हिस्ट्री है, इसमें इतनी शर्मनाक और इतनी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट कभी किसी आर्मी को नहीं मिली कि 93,000 फौजियों ने अपने हथियार फेंके और 2-3 साल तक वो भारत के कैदी भी रहे। उसको भारत मेटीरियलाइज ना कर सका और शिमला में हम वो जंग हार गए। मतलब भारत वो जंग शिमला में हार गया, उन्होंने कैदी भी छोड़ दिए, जो एरिया उन्होंने कंट्रोल किए थे वो भी छोड़ दिए, और पाकिस्तान को एक फ्रीडम दी गई। पाकिस्तान ने वहां से एक पंचों के इससे पहले तो पाकिस्तान की मोर देन 50% पॉपुलेशन बंगाली थी, लेकिन बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान में 56% पॉपुलेशन पंजाब प्रोविंस की हो गई। तो अपनी मिलिट्री माइट और हेजेमनी के तौर पर इन्होंने बाकी पाकिस्तान की जो एथनिक माइनॉरिटीज थी, जैसे सिंधी हुए, बलोच हुए, पख्तून हुए, उनको कोलोनाइज किया।
उनको कोलोनाइज इन ए सेंस के उनके रिसोर्सेज, क्योंकि पाकिस्तान में जो रिसोर्सेज है ना वो सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, गैस, पेट्रोल और मुख्तलिफ मिनरल्स। पंजाब में सिवाय गंदम के कुछ भी नहीं होता, और सिर्फ गंदम के बल पे आप दुनिया में फतह नहीं हासिल कर सकते। तो पंजाब ने उन रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया, उन कम्युनिटीज को एक तरह से कोलोनाइज किया। जैसे कि बलूचिस्तान में अर्ली 1970s में एयर बम्बार्डमेंट की गई बलोच कबीलों के ऊपर, मतलब वही चीज की गई जो बांग्लादेश में की गई थी। तो बलोच सरदार जितने थे वो सब भाग के अफगानिस्तान चले गए थे और वहां उन्होंने अजाइलम ली थी। सिंध में भुट्टो को जब इन्होंने लटकाया, सिंधी लीडर था भुट्टो, तो सिंध में इतना रेजनमेंट आया कि जीएम सैयद ने, जिन्होंने के 1946 में सिंध असेंबली में पाकिस्तान रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था, उन्होंने ओपनली कहा कि हमें सिंधु देश चाहिए। तो सिंध में गोठों पे, गांव में एयर बम्बार्डमेंट करके सिंधियों को मारा गया। 92 में अर्बन पॉपुलेशन ऑफ सिंध, जहां पे मेजॉरिटी मुहाजिर थे, मुहाजिर वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान, इंडिया से के जो यूपी, सीपी, बिहार, गुजरात वगैरह के जो मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस थे वहां से उन्होंने माइग्रेट किया था पाकिस्तान, उनके ऊपर ऑपरेशन शुरू किया। 25,000 मुहाजिर मार दिए इन्होंने। पख्तूनों को एज इन एसेंस इन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ था, लेकिन पख्तून इनकी डिजाइन को समझ ना सके कि इन्होंने तालिबान नामी जो टेररिस्ट ग्रुप तैयार किया था वो भी पख्तून थे, और तालिबान की सारी एक्टिविटीज भी अगेंस्ट पख्तून थे, जो कि अफगानिस्तान में पख्तूनों को मार रहे थे, और पाकिस्तान के केपी के प्रोविंस में कोई सैकड़ों बम धमाके हुए और वहां पे कई लोग मारे गए, वो भी पख्तून थे। पख्तूनों को तो अभी रिसेंट में आके ये पता चला कि मारने वाले भी हम थे, मरने वाले भी हम थे। तो पीटीएम के नाम से जैसे अभी एक मूवमेंट चल रही है, जो कि ड्यूरेंट लाइन अंग्रेजों ने जो बनाई थी पख्तून एरियाज को डिवाइड करने के लिए, और अफगानिस्तान उधर और पाकिस्तान के पख्तून एरियाज इधर, उसको मेजोरिटी ऑफ पख्तून ड्यूरेंट लाइन को भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो पाकिस्तान की आर्मी ने इन तमाम कम्युनिटीज, इन तमाम एथनिक ग्रुप्स के खिलाफ मिलिट्री ब्रूटलिटीज का सिलसिला जारी रखा। इसके अलावा पाकिस्तान में जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, बंटवारा हुआ था 1947 में, तो 15% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान वाज नॉन मुस्लिम, लेकिन आज वो 2.5% पे आ गई है। इसलिए कि इन्होंने माइनॉरिटीज का भी सफाया कर दिया, जबकि लियाकत नेहरू पैक्ट के तहत दोनों देशों ने माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने का वादा किया था। तो भारत में तो माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन बढ़ती गई, लेकिन पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन घटती गई, इसलिए कि वहां पे फोर्स्ड कन्वर्जन, इनफोर्स्ड कन्वर्जन का सिलसिला जारी रहा। मतलब कन्वर्जन का इनका यह हाल है कि खुद तो इंसान भी नहीं बन रहे, दूसरों को मुसलमान बनाने में लगे हुए हैं। अभी कल की खबर है कि यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस जो कि कोंगो में, अफ्रीका कोंगो में इंस्टॉल्ड है, वहां पे इल्जाम लगाए पाकिस्तान के जनरल के ऊपर कि वो वहां पे कन्वर्जन कर रहे हैं, लोगों को मुसलमान बना रहे हैं, और जिसकी इंक्वायरी अब यूनाइटेड नेशंस कर रही है। तो इनका ये हाल है कि पाकिस्तान में तो इन्होंने माइनॉरिटीज का सफाया कर दिया। माइनॉरिटीज की जो मंदिर हैं, गिरजा हैं, गुरुद्वारे हैं, उनको तहस नहस कर दिया, बर्बाद करके रख दिया। अभी मुझे किसी ने एक वीडियो भेजी थी, मुल्तान शहर के अंदर एक मंदिर है, उसके अंदर मदरसा है। अब मदरसे पे आप देखें तो हिंदी स्क्रिप्चर लिखे हुए हैं, उसका कंस्ट्रक्शन बता रहा है कि ये कोई मंदिर था, लेकिन वहां पे मदरसा बना हुआ है। मनोड़ा कराची के पास एक आइलैंड है, वहां पे हिंदुओं का एक हिस्टोरिकल मंदिर है, उसको उन्होंने पब्लिक टॉयलेट बनाया हुआ है। तो जो रिलीजियस प्लेसेस हैं हिंदुओं की, क्रिश्चियनों की या सिखों की, उनको उन्होंने तहस नहस कर दिया। पॉपुलेशन को, डेमोग्राफी पूरी चेंज कर दी। यंग लड़कियों को, हिंदू सिख क्रिश्चियन लड़कियों को, 12-13 साल की लड़कियां होती हैं, इनको किडनैप किया जाता है, उनका रेप होता है और उनको फोर्स्ड कन्वर्जन होता है। जब वो फोर्स्ड कन्वर्जन होता है, इसका मतलब वो लड़की सारी जिंदगी के लिए उसकी गुलाम बन गई। अब वो उसको किस तरह ट्रीट करता है, क्योंकि वो लावारिस है। अब वो मुसलमान हो गई तो वो अपने हिंदू पेरेंट्स से मिलने भी नहीं जा सकती, तो वो लावारिस हो जाती है और उसको गुलाम बनाकर रखा जाता है। अभी कल
एक कपल है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील की है कि हमारी 13 साल की लड़की को उठा के ले गए हैं और उसको कन्वर्ट किया है, और फॉरेन सर्टिफिकेट एक मौलवी दे देता है कि अब ये मुसलमान हो गई। इस्लाम का ये एक फियरफुल कानून है कि जो मुसलमान हो गया अब वो बाहर नहीं आ सकता, अगर बाहर आया तो उसकी सजा मौत है। तो मुल्ला फौरन सर्टिफिकेट दे देता है, अब दुनिया की कोई ताकत उसको बाहर नहीं ला सकती। पाकिस्तान का जो स्टेट अपैरस है, जैसे आपके सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जुडिशरी है, वो भी इस मामले में बीच में नहीं आती कि इनको पता है कि अगर हमने किसी फोर्स्ड कन्वर्टेड लड़की को वापस अगर उसके धर्म में दाखिल होने दिया तो वो जो मॉब है ना, उसने हमारे खानदान को भी मार देना है और हमारे घर को बर्बाद कर देना है। तो ना पुलिस इस मामले में कोई हेल्प करती है, ना जुडिशरी इस मामले में कोई स्टेप लेती है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि माइनॉरिटीज ऑफ पाकिस्तान आर द मोस्ट ओप्रेस्ड ग्रुप ऑफ पीपल ऑन अर्थ। तो ये है जी पाकिस्तान का सिनेरियो। इकोनॉमिकली पाकिस्तान, जो कि एक बहुत ही फास्टेस्ट बूमिंग इकोनॉमी होती थी 1960s में, लेकिन ये मिलिट्री के जो एडवेंचरिज्म थे और नेबरिंग देशों में जो इन्होंने अपनी प्रॉक्सीज फैलाने के लिए जो टेररिज्म का जाल फैलाया, उसके लिए इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बर्बाद कर दी। और फिर आप देखेंगे कि मोस्ट करप्ट ग्रुप ऑफ पीपल ऑन अर्थ है वो पाकिस्तान आर्मी है। जैसे कि हमारे एक जनरल आसिम सलीम बाजवा ने अभी उनकी पोलें खुली कि उनके बेशुमार पिज्जा, पापा जॉन्स पिज्जा के आउटलेट हैं अमेरिका में, इनकी अमेरिका में प्रॉपर्टियां हैं। तो यही हाल सारे जनरलों का है। आप भारत और पाकिस्तान की सेना का अगर मुकाबला करेंगे तो भारत की आर्मी के जितने भी जनरल हैं उनके बच्चे इंडिया में पढ़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी के इवन ब्रिगेडियर कर्नल, उनके बच्चे तक यूरोप और अमेरिका में पढ़ते हैं। मैं यहाँ लंदन में रहता हूँ, मुझे पता है कि मेरी बेटी यूनिवर्सिटी में जाती है तो उसका साल का 25 से 30 हजार पाउंड खर्चा है, और वो तो इसलिए कि हम यहाँ रहते हैं। पाकिस्तान से अगर एक बच्चा यहाँ पे पढ़ने आता है तो उसका साल का खर्चा कम से कम 40,000 पाउंड है। हमारे एक जनरल हैं, जनरल गफूरा, जो कि DGISPR हुआ करते थे और बड़े मशहूर हैं भारत में। गफूरे के 3 बच्चे इस यूरोप में पढ़ते हैं, जिसका खर्चा साल का 1,20,000 पाउंड है, जबकि इसकी तनख्वाह पाकिस्तानी 1,92,000 रुपया है। तो हम ये सवाल करते हैं कि भाई आपके बच्चे कैसे यूरोप और अमेरिका में पढ़ते हैं, जबकि भारत के जनरल का किसी का बच्चा यूरोप अमेरिका में नहीं पढ़ता। दूसरा, हमने फर्क ये देखा कि पाकिस्तान के आप जितने रिटायर्ड जनरल ले लें, कियानी है, मुशर्रफ है, जनरल राहिल शरीफ है, ये बाजवा करंट है, दूसरा सलीम बाजवा है, जनरल पाशा है, जनरल जहीरुल इस्लाम ISI का एक्स चीफ, जनरल हमीद गुल, जितने आप नाम ले लें उनमें से किसी का बच्चा आर्मी में नहीं है। क्यों नहीं है? जबकि भारत की आर्मी के बच्चे फखर से अपने देश की खिदमत करने के लिए आर्मी में जाते हैं। हमारे आर्मी के बच्चे कहते हैं कि हमारे पापा ने इतनी माल बना लिया है, इतना पैसा बना लिया है, हम बिजनेस करेंगे, हम क्यों आर्मी में जख मारने के लिए जाएंगे। तो ये है जी पाकिस्तान की करप्ट आर्मी, जिसने पाकिस्तान, मैं कहता हूँ ना, पाकिस्तान बर्बादी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे है, तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे पाकिस्तान आर्मी इसको लेके आई है। पाकिस्तानियों का कत्लेआम जारी है, चाहे वो सिंधी है, बलोच है, मुहाजिर है, पख्तून है। पाकिस्तानी जो अब्रोड में रहते हैं उनको भी ये टारगेट करते हैं, और इतने धड़ल्ले से करते हैं कि इनको कोई रोक भी नहीं रहा। कि कनाडा जैसे मुल्क में, टोरंटो में, करीमा बलोच नामी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया। और मजे की बात देखें कि कनाडा की अपीसमेंट की जो गवर्नमेंट है उसने उसको सुसाइड करार दे दिया। सवाल यह है कि करीमा बलोच, जिसको अपनी जिंदगी से इतना प्यार था कि वो पाकिस्तान से अपनी जान बचा के कनाडा आती है, जो धड़ल्ले से 20,000 बलोच मिसिंग पर्संस का केस लेके यूनाइटेड नेशन जाती थी, हर जगह जाती थी, वो घर से अपने शौहर को कहती है कि मैं जरा वॉक करके आती हूँ, खुशबाश थी। वो एक फ्रीजिंग लेक में छलांग मार के खुदकुशी कैसे कर सकती है। लेकिन ये चीज हो रही है क्योंकि कनाडा में भी आपने देखा है कि एंटी इंडिया एलिमेंट को जस्टिन ट्रूडो ने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया हुआ है, चाहे वो खालिस्तानी मूवमेंट के सिख हों, चाहे वो जिहादी पाकिस्तानी हों, वो वहां पे छाए हुए हैं।
तो पाकिस्तान की आर्मी पूरी दुनिया में टेररिज्म के लिए मशहूर है। आपको अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर का प्रोटेस्ट होता नजर आएगा तो वहां पे तूबा नामी लड़की पेट्रोल बम पुलिस की गाड़ी में फेंक रही है। आपको फ्रांस में चार्ली हेब्दो के दफ्तर के बाहर 4 पास्टर बाइज यानी गुजरने वाले आम लोग हैं, उनको छुरे से मार देता है पाकिस्तानी, पकड़ा जाता है, पता चला पाकिस्तानी है। उसको सपोर्ट करने वाले 4 पाकिस्तानी अभी 2 हफ्ते पहले पकड़े गए पेरिस में। मतलब आप जापान से लेकर अमेरिका तक पूरी दुनिया में कहीं भी टेररिज्म होगी, वो टेररिस्ट को आप जब गिरफ्तार करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो पाकिस्तान से ग्रेजुएशन करके आया है टेररिज्म में। वो पाकिस्तान की आर्मी का ट्रेंड है और आर्मी की ट्रेनिंग होती है मदरसों में। मदरसों में क्या सिखाया जाता है, जो कि पाकिस्तान में हजारों मदरसे हैं, हर गली में एक मदरसा है। वहां क्या सिखाया जाता है, मैं भी मदरसे में पढ़ा हूं, हमें पहला सबक यह सिखाया जाता है कि तुम कलमा पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब यह है कि खाली तुम करेक्ट हो, बाकी दुनिया में जितने नॉन मुस्लिम है वो सब गलत हैं, और तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम्हारा ये फर्ज है कि तुम उनको करेक्ट करो और उनको मुसलमान बनाओ, ये तुम्हारा फर्ज है। दूसरा, बंद लफ्जों में मुल्ला हम लोगों को यह सिखाता है मदरसों में कि गैर मुस्लिम को मारोगे तो जन्नत में जाओगे, जहां 72 हूरें तुम्हारा वेट कर रही हैं। और ये एक ऐसा सबक है कि गरीब आदमी का बच्चा, जो मदरसों में आपको पता है कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होता है, वो बच्चा बर्बादी की तरफ जा रहा होता है तो वो फिर सोचता है कि मेरे पास तो आसान हल ये है कि इस जलीलो ख्वार होने की जिंदगी से बेहतर है कि या तो किसी काफिर को मार दो या किसी काफिर की लड़की को अगवा करो, उसको मुसलमान करो और जन्नत पक्की कर लो। जैसे कि मुमताज कादरी नामी एक पुलिस वाला था, उसने अपनी शरण में आए हुए गवर्नर पंजाब को कत्ल कर दिया सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो ब्लास्फेमी करता है। उसने जिंदगी में 2 कमरों का घर किराए पे नहीं बना सका था वो आदमी, आज उसका मजार है कई एकड़ पे, और उसके बच्चों को, उसकी नस्लों को सारी जिंदगी मुफ्त में बैठ के खाने के लिए एक धंधा मिल गया है। उसका बाप जहां से गुजरता है, कल उससे कोई बात नहीं करता था, आज वो जी गाजी मुमताज कादरी का बाप है, लोग अदब से खड़े हो जाते हैं। उसके बच्चे को पूरे लोग के गाजी का बेटा है, जिसको कोई पूछता नहीं था। तो फिर मेरा सवाल यह है कि एक आम पाकिस्तानी ये सोचने पे मजबूर होता है कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर डॉक्टर क्यों बनाऊं, मैं उसको मुजाहिद बनाता हूं ताकि वो जाके किसी काफिर को मारे। यही चीज हमने अभी परसों देखी, खैबर पख्तूनख्वा में एक मंदिर को तोड़ा गया। बात सिर्फ मंदिर तोड़ने की नहीं है, बात यह कि हजारों लोग, पूरा शहर उधर जाके उस मंदिर को तोड़ने में अपना किरदार अदा कर रहा था ताकि उसकी जन्नत पक्की हो जाए। ये सोच डेवलप की गई है। जब 220 मिलियन आदमियों का, आप जाहिलों का एक गोल तैयार करेंगे, एक ग्रुप तैयार करेंगे जिसको दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जन्नत चाहिए, इस दुनिया को बर्बाद करके अगली दुनिया जिसको किसी ने नहीं देखा, क्या उसके बाद, मरने के बाद आज तक किसी ने आके नहीं बताया कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो उसको बेहतर करने के लिए इस दुनिया को बर्बाद करने में लगा हुआ है। और मौलवी, पाकिस्तान के आर्मी की तरह मौलवी भी सारे अरबपति हैं, बिलियनर हैं, और वो बड़े बड़े महलात में रहते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि भारत में जब ये कोविड का सिलसिला शुरू हुआ तो तबलीगी जमात के मौलवी साद को पकड़ने की कोशिश की गई। जब उसके घर में गए तो देखा कि वहां तो स्विमिंग पूल तक है, वो तो बड़े महल में रह रहा है, जबकि वो दर्श देता है कि जी सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट थिंग और हमें सादा जिंदगी गुजारनी चाहिए। यही चीज पाकिस्तान में मौलवी करता है कि आम आदमी को मामू बनाने के लिए चूरन बेचता रहता है, लेकिन खुद उसके बच्चे भी यूरोप अमेरिका में पढ़ते हैं और खुद अय्याशी से रह रहा होता है, दुनिया का हर गलत काम कर रहा होता है। तो ये है जी पाकिस्तान का केस कि पाकिस्तान सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे है। अब सूरत हाल ये है कि कम्युनिज्म के डिफीट के बाद वो जो जिहादियों का गोल तैयार किया गया था वो अब आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा, और उसने 9/11
अमेरिका में जाके करता है, वो मैड्रिड में भी बम धमाके करता है, वो लंदन में भी बम धमाके करता है, वो सियोल में भी करता है। दुनिया को उसने अपने टेररिज्म के जाल में फंसा दिया। तो अब वेस्ट रियलाइज कर रहा है कि ये हमारी एक भयानक गलती थी। पहले तो खाली भारत और अफगानिस्तान में हो रहा था तो वेस्ट सो रहा था। अब जब पेरिस में और दूसरी जगहों पर हो रहा है तो इन्होंने रियलाइज किया है कि अब ये दुनिया के लिए खतरा है, जिहादिज्म, जिसको कंट्रोल करने के लिए फ्रांस ने नए नए स्टेप्स लिए हैं। मदरसों को बैन किया है, मस्जिदों को कंटेन किया है। देखिए, बीइंग ए मुस्लिम आई नो कि मस्जिद एक इबादत की जगह है, उसमें 5 टाइम की नमाज के अलावा और कोई काम करने की इस्लाम भी इजाजत नहीं देता। इवन हदीस है कि अगर आपकी कोई चीज गुम हो जाए तो आप मस्जिद में से ऐलान भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ मस्जिदें घर बनी हुई हैं पॉलिटिक्स का, डर्टी पॉलिटिक्स का, टेररिज्म की पॉलिटिक्स का। वो मस्जिदें घर बनी हुई हैं, तो अब फ्रांस उसको कंटेन कर रहा है। भाई आप देखें, भारत एक देश है जिसमें 130 करोड़ लोग रहते हैं। उस भारत देश की हर गली में एक मस्जिद है जिसके लाउड स्पीकर से मुल्ला 5 टाइम आपको ये खबर सुनाता है कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि मैं गवाही देता हूं कि दुनिया में अल्लाह के अलावा और कोई भगवान नहीं है। 130 करोड़ लोगों को यह सुनाया जाता है। क्या किसी हिंदू की हिम्मत है कि वो लाउड स्पीकर पे ऐलान करे कि भगवान शिव शंकर के अलावा कोई भगवान नहीं है? ये नहीं कर सकते। लेकिन मुसलमान धड़ल्ले से हर जगह ये चीजें करता है। तो अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान खुद तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे है, लेकिन बहुत बर्बादी हो रही है। अगर ईस्ट पाकिस्तान में भारत ने इंटरवीन ना किया होता तो शायद आज भी बंगाली गुलाम होते, शायद आज भी वो मर मर के जी रहे होते। ये भारत की मेहरबानी है कि वहां पे इंसानियत को बचाया और आजाद कराया उस देश को। तो आज दुनिया का, फ्री वर्ल्ड का फर्ज है कि ये जो गुंडा इन्होंने इस इलाके में पाला है ना, अब इसका एक्सपायरी डेट पूरी हो चुकी है। अब ये अपनी एक्सपायरी डेट के बाद चीज है ना खराब हो जाती है, बू मारती है, आपके लिए नुकसानदेह होती है। तो अब आगे बढ़े और पाकिस्तान में बलूचिस्तान, जो कि एक आजाद रियासत थी जिसकी एम्बेसी का ओपनिंग हुआ था पाकिस्तान के कैपिटल कराची में 11 अगस्त 1947 को, और एक आजाद देश के तौर पे 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान दुनिया में आया था। उसको पाकिस्तान ने 1948 में आर्मी इन्वेजन के जरिए खान ऑफ कल्लात, जो कि बलूचिस्तान के कस्टोडियन थे, उसके सर पे बंदूक रख के एक्सेशन ट्रीटी साइन की गई और बलूचिस्तान पे कब्जा किया गया। तो आज वो बलोच 50 साल से अपनी जद्दोजहद आजादी की जंग लड़ रहे हैं, जिसमें हजारों लोग मार दिए गए हैं। आज भी 20,000 लोग खाली मिसिंग पर्सन हैं बलोचों के। वहां पे रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लोग खुलेआम कर रहे हैं। तो आज दुनिया का फर्ज है कि बलूचिस्तान को आजाद कराए। सिंधु देश, जिसको कि जीएम सैयद ने पाकिस्तान के साथ सिर्फ इस शर्त पे रखा था कि कहा यह गया था जिन्ना की तरफ से कि ये जो पाकिस्तान है वो कन्फेडरेशन होगा और उसमें आजाद रियासतें होंगी, सिंध, बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा, पंजाब और बंगाल, और ये सिर्फ एक कन्फेडरेशन के तौर पे यूनाइटेड होंगी, लेकिन ये अपने मामलात में आज़ाद होंगी। तो सिंध को भी इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। तो आज़ाद सिंधु देश बनाए, केपीके के लोगों को रेफरेंडम का मौका दें कि वो आया अफगानिस्तान के साथ ग्रेटर अफगानिस्तान के तौर पे मिलना चाहते हैं, आज़ाद पख्तूनिस्तान रहना चाहते हैं, या पंजाब के साथ रहना चाहते हैं, तो रहें भाई, उनको भी मौका देना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस की छतरी तले पाकिस्तान की ऑपरेस्ट नेशंस जो हैं, सिंधी, बलोच, पख्तून, मुहाजिर, इनको रेफरेंडम के तहत राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाना चाहिए। और अब फ्री वर्ल्ड को चाहिए कि आए, इंटरवेन करे, पाकिस्तान की रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन दे। और मैं यहाँ पे भारत से खास तौर पे रिक्वेस्ट करूंगा कि भारत इस हमारा मातर देश है। क्या ठीक है, हमारे पुरखों ने गलतियां की, लेकिन उसकी नस्लें भुगत चुकी हैं बर्बाद। ये जो इसका जो नुकसान है, उसका जो हमने जो नुकसान बर्दाश्त किया है, हम बर्बाद हो गए। हमारे गलतियों की, हमारे पुरखों की गलतियों की हमने बहुत सजा पा ली है। अब भारत आए, भारत जिस तरह बांग्लादेश को उन्होंने आजाद कराया, आज बांग्लादेशी आजादी से रह रहे हैं, अपनी इकोनॉमी डेवलप कर रहे हैं।
और ठीक है वहां भी इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म राइज पे है, लेकिन स्टेट का रिलीजन नहीं है कोई। आज भी कॉन्स्टिट्यूशनली बांग्लादेश एक सेक्युलर स्टेट है। तो पाकिस्तान को भी हम चाहते हैं कि डिसमेंबर किया जाए। इसका जो मकसद था पूरा हो चुका है। अब ये दुनिया के लिए नुकसानदेह हो गया है, दुनिया को बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का टाइम पूरा हो गया है। दुनिया आए और ओप्रेस नेशंस ऑफ पाकिस्तान को आजादी दिलाए। पंजाबी आर्मी के जनरल्स को यूनाइटेड नेशंस के वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल बनाया जाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और जैसे बोस्निया में जेनोसाइड करने वाले जनरल्स को वॉर क्राइम्स के तहत जो सजाएं दी गई थी, ऐसे इन पंजाबी जनरल्स को जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, यूरोप में मजे से रह रहे हैं, इनको गिरफ्तार किया जाए, चाहे वो रिटायर्ड है कि करंट है, और उनको वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल के जरिए सजा दी जाए, ताकि दुनिया में आइंदा कोई इस किस्म का काम ना करे। थैंक यू। अरे भाई, आई विल स्टार्ट विद माय क्वेश्चन। मैं जैसे कह रही थी कि मैं परवेज हुड भाई को सुन रही थी, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं पाकिस्तान में, और वो कहते हैं कि टू नेशन थ्योरी ने पाकिस्तान को कायम नहीं रखा हुआ, आर्मी ने रखा हुआ है। बलूचिस्तान में आप अगर 15 मिनट के लिए आर्मी हटा के देखें, एक्चुअली यहाँ इंडिया में भी बोला जाता है। दूसरा, वो कहते हैं कि बांग्लादेश में जाके पूछो आप मुसलमान हो, वो कहेंगे हाँ। पूछेंगे पाकिस्तान के साथ रहना है, तो कहते हैं कि टू नेशन थ्योरी डज नॉट। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? देखिए, परवेज हुद भाई को तो पाकिस्तान में काफिर, गद्दार क्या क्या कहा जाता है, जैसे मुझे भी काफिर और गद्दार और सब कुछ कहा जाता है। टू नेशन थ्योरी तो फेल हो गई। वो तो पता चल गया जब 71 में मोर देन 50% मुसलमान तो हमसे अलग हो गए। अगर टू रिलीजियस बेसिस पे जो टू नेशन थ्योरी थी इतनी स्ट्रांग थी, तो वो अलग क्यों हुए? वो अलग हो गए। सिंधी आज क्यों अलग देश मांग रहे हैं, बलोच क्यों अलग देश मांग रहे हैं? क्योंकि टू नेशन थ्योरी अंग्रेजों का दिया हुआ एक ढकोसला था, जिसके तहत भारत को इन्होंने तकसीम करना था। और तकसीम का भी ये फॉर्मूला ये था कि भारत में 15 पाकिस्तान बनाए जाए, हैदराबाद में, जूनागढ़ में, इधर उधर। वो फेल हो गया कि उस वक्त की भारत की लीडरशिप में वल्लभ भाई पटेल जी का ये एहसान है भारतीयों के ऊपर कि उन्होंने यूनाइट किया उन तमाम प्रिंसली स्टेट्स को। वरना तो प्लान अंग्रेज का यही था कि भारत में भी 15 देश बनाए जाएंगे मुसलमानों के, जिससे यह है कि भारत आपस में प्री अंग्रेज दौर और प्री मुस्लिम इन्वेजन भारत में यह था कि छोटे छोटे राज्य होते थे जो आपस में लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेडर्स को मौका मिलता था और वो आते थे, और जयचंद जैसे लोग फिर उन इन्वेडर्स का मदद करते थे, जिसकी वजह से भारत पर कब्जे होते रहे। वरना इस देश पे किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो कब्जा कर लेता। तो यही चीज है कि टू नेशन थ्योरी तो एक प्लान था, भारत को डिवाइडेड एंड वीक, कमजोर रखने के लिए एक प्लान था। टू नेशन थ्योरी पाकिस्तान में आज जो है ना, वो पंजाबी और नॉन पंजाबी की सूरत में जिंदा है कि या तो पंजाबी हैं तो आप जीने का हक रखते हैं, नॉन पंजाबी हैं तो आप जीने का हक नहीं रखते। पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक ही जनरल है जो पाकिस्तान वापस नहीं जा सकता, वो है परवेज मुशर्रफ, क्योंकि वो मुहाजिर है, वो पंजाबी नहीं है। बाकी उसामा बिन लादेन की जिसने मुखबरी की, कर्नल बेग, वो अमेरिका में अयाशी से रह रहा है। जनरल दुरानी रोज यहाँ पे पोलिंग खोल रहा है पाकिस्तान आर्मी की, वो अयाशी से पाकिस्तान में रह रहा है, आ जा रहा है। लेकिन नॉन पंजाबी जनरल को वापस पाकिस्तान जाने की भी इजाजत नहीं। तो पाकिस्तान में टू नेशन थ्योरी आज भी जिंदा है ऑन द बेसिस ऑफ पंजाबी एंड नॉन पंजाबी। ये टू नेशन थ्योरी परवेज भाई का बिल्कुल सही एनालिसिस है कि बलोचिस्तान अब इस पे, और बलोच तो वैसे ही सेक्युलर है, बलोच वैसे ही सेक्युलर हैं, उनका धर्म से उतना ही ताल्लुक है कि वो अपने आप को सिर्फ मुसलमान कहते हैं, बाकी उनको डिटेल में तो पता भी नहीं इस्लाम का इतना। तो पाकिस्तान में टू नेशन थ्योरी अब सिर्फ पंजाबी नॉन पंजाबी रह गया है, मुस्लिम नेशनहुड फेल हो चुकी है, वरना बांग्लादेश का आजाद क्यों होते? दूसरा क्वेश्चन था, लेकिन वो शायद आपने पार्टली आंसर कर दिया है। एक एनालिस्ट हुआ है बेनेडिक्ट एंडरसन, वो कहते हैं कि नेशन कुछ नहीं होता, नेशन इज एन इमेजिन्ड कम्युनिटी, इमेजिन्ड कम्युनिटीज। इस हिसाब से आज की डेट में पाकिस्तान की आइडेंटिटी क्या है और भारत की आइडेंटिटी क्या है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटीज, डिफरेंट कम्युनिटीज, जैसे जो आप बात कर रहे हैं?
देखें, बात दरअसल ये है कि ये जो नेशनहुड की थ्योरीज हैं वो तो मुख्तलिफ स्कॉलर्स मुख्तलिफ देते हैं। मैं यूनाइटेड नेशन से 25-26 साल से जुड़ा हुआ हूँ। यूनाइटेड नेशंस के जो थ्योरीज हैं उसमें नेशनहुड बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, और नेशनहुड के सम सर्टन क्राइटेरियाज भी हैं कि वो एक ही जमीन के एरिया में रहते हों, एक ही ग्रुप ऑफ पीपल हों, सिंगल लैंग्वेज बोलते हों। तो अब इस हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान में तो उर्दू को जबरदस्ती इम्पोज किया गया, वरना सिंधियों की जबान सिंधी है, बलोचों की जबान बलोची है। इवन बंगालियों का भी जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हुई थी वो लैंग्वेज के उस पर हुई थी कि वहां पर उर्दू थोपी गई थी, जो कि थोड़े से बिहारियों ने जो माइग्रेट किया था बांग्लादेश उनकी लैंग्वेज थी, वरना वहां पे 95% लोगों की जबान बांग्ला थी। लेकिन जिन्ना ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू होगी। भारत का जहां तक ताल्लुक है तो भारत में भी गुजरात है, बंगाल है, मराठा है, तमिलनाडु है, मुख्तलिफ एरियाज हैं। लेकिन हिंद हिंद जो है ना वो हजारों साल का वो है, और भारत में तमिलनाडु से लेके कश्मीर तक मुख्तलिफ भगवानों की बेशक पूजा की जाए, लेकिन वो सब हैं एक ही ग्रुप ऑफ पीपल। वो एक नेशनहुड में आते हैं, भले मुख्तलिफ जबानें बोलते हैं, लेकिन इनकी जो कल्चर है को एग्जिस्टेंस की, जो सनातन धर्म जिसको आप कहते हैं, जो गीता पे बिलीव करते हैं, वो एक हैं। कश्मीर से लेकर नीचे तक कन्याकुमारी तक एक नेशन है। तो भारत को या इंडियन नेशन हुड एग्जिस्ट करती है। अब मुख्तलिफ स्कॉलर्स की अपनी अपनी थ्योरियां हैं, जैसे डार्विन की भी थ्योरी है तो उसको कोई एक्सेप्ट करता है, कोई नहीं करता। लेकिन यूनाइटेड नेशंस की जो अप्रूव्ड थ्योरी ऑफ नेशनहुड है उसके तहत भारत तो एक नेशन है, पाकिस्तानी एक नेशन नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान अव्वल तो 70 साल पहले तो पाकिस्तान था ही नहीं। नेशंस बनती हैं सदियों में जाके, सेंचुरीज के बाद एक डेवलप होती है नेशन। हिंद तो आपको हिस्टोरिकल बुक्स में जाके मिलेंगी। तो हिंद इज ए नेशन, पाकिस्तान इज नॉट ए नेशन। पाकिस्तान एक जबरदस्ती का थोपा गया नेशन है, जो कि नेशन ग्रुप ऑफ नेशंस कह सकते हैं आपके। उसमें बलोच हैं, पख्तून हैं, सिंधी हैं और पंजाबी हैं, उसमें सराइकी हैं, कश्मीरी भी उधर हैं बहुत। ये सब ग्रुप ऑफ नेशंस हैं, जबकि इंडिया इज ए नेशन। भाई इन्वेजन होता था, अंग्रेजों की भी आप पुराने बुक्स में जाएं तो कहाँ इन्वेजन होता था? हिंद में। हमारे मुसलमानों को एक पट्टी पढ़ाई जाती है गजवा हिंद, तो गजवा हिंद तमिलनाडु के लिए नहीं है, पूरे हिंद के लिए। इसका मतलब 1400 साल पहले जो हमारे नबी गजवा हिंद की बात कर रहे हैं वो पूरे हिंद की बात कर रहे हैं। तो हिंद तो एक नेशन है, पाकिस्तान इज नॉट ए नेशन। तो इस भारत के सिनेरियो में ओवैसी के जानते हैं, यहाँ पे एक राजनीतिज्ञ हैं, यहाँ पे बड़े ऐसे ऐसे बयान आते रहते हैं, भारत में रहते हुए हिंदुओं के देवी देवताओं को भी अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के ममता बनर्जी की राजनीति में देखते हैं बांग्लादेशी रेगुलरली आते रहते हैं, उनको वहां पे राशन कार्ड, आधार कार्ड सारा बन जाता है और उनको प्रोटेक्शन के लिए खड़ी रहती हैं। यहाँ पे सीए और एनआईआरसी के लिए आपने भारत में देखा होगा पिछले वर्ष कितना बड़ा आंदोलन, शाहीन बाग वगैरह, इतना बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया था, दंगे फसाद हुए थे। इन सिनेरियो में भारत अभी आगे का भविष्य कैसा है, सुरक्षित कितना है? जैसे ये सब रेडिकलाइजेशन भारत में बहुत तेजी गति से बढ़ रहा है, हम इर्द गिर्द सब कोई महसूस करते हैं। तो इसमें आप भविष्य कैसा देखेंगे भारत का? और यहाँ पे उस एक पार्टिकुलर उस विचारधारा के लोग काफी संख्या में हैं, करोड़ों की संख्या में हैं। भाई भारत का भविष्य तो बहुत ही ज्यादा शानदार है। ये हमारी विशफुल थिंकिंग है, लेकिन इसके लिए भारत में सर्टेन चीजें करनी होंगी। देखें, बात दरअसल ये है कि ये बदकिस्मत देश है। ये इसलिए बदकिस्मत देश है कि यहाँ पे मेजोरिटी 80-85% लोग तो हिंदू हैं, लेकिन यहाँ के एक स्टेट में हिंदू जेनोसाइड भी होता है, जहां से सारे हिंदुओं को छोड़ के देश कश्मीर छोड़ के आना पड़ता है। जो कि सदियों से वहां पे रह रहते हैं हिंदू, उनको अपने घर बार छोड़ के इनका कत्लेआम होता है, इनकी औरतों का अगवा होता है और फिर उनको छोड़ के अपने ही देश में पनाह लेनी पड़ती है। तो ये बदकिस्मती तो नहीं और तो और क्या है। आज भारत पे इल्जाम लगता है कि भारत में एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है, एक हिंदुत्व की गवर्नमेंट है, लेकिन कल आंध्रा के एक मंदिर में क्रिश्चियन लोग अपनी सर्विसेज कर रहे हैं और अपनी प्रेयर्स कर रहे हैं। पुजारी ने जब एतराज किया तो उसको धमकियां दी जाती हैं। कल
या परसों आंध्रा में ही भगवान राम का बुत तोड़ा गया। ये सिर्फ भारत में हो रहा है, तो भारत में कड़वे घूंट लेने होंगे। देखें, इस देश में मंदिर आजाद नहीं है, मस्जिद आजाद है, चर्च आजाद है। मस्जिदों के वक्फ बोर्ड है, वो रिचेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल है भारत के। रेलवेज के बाद सबसे ज्यादा जमीन भारत में वक्फ बोर्ड के पास है। मतलब हद हो गई कि नहीं। अपीजमेंट का ये हाल है कि केरला में, मैं एक मिसाल दूंगा आपको, केरला में 26% पॉपुलेशन मुस्लिम है, लेकिन वहां 26,000 मदरसे हैं, और उन मदरसों को जो सैलरी दी जाती है वो टैक्स पेयर, जो कि हिंदू टैक्स पेयर है, उसके पैसे से 25,000 रुपया एक मदरसे के टीचर को दी जाती है। 6,670 करोड़ रुपया सैलरी साल की दी जाती है हिंदू टैक्स पेयर से मदरसे को। मदरसे में क्या सिखाया जाता है कि काफिर है, उसको खत्म करना है, या तो उसको कन्वर्ट करना है या उसको मारना है। आपकी मस्जिदें जिनको सब्सिडी दी जाती है, रमजानों में चावल की बोरियां दी जाती हैं, हज के लिए सब्सिडियां दी जाती हैं, वहां पे मुल्ला 5 टाइम नमाज के बाद दुआ मंगवा रहा होता है, या अल्लाह काफिरों को नीस तो नाबूद कर, या अल्लाह मुसलमानों को काफिरों पे फतह दे। काफिर कौन है इनकी नजर में? हिंदू है, सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है, क्योंकि क्रिश्चियन तो फिर बिलीवर ऑन बुक है, बाइबल, वो अल्लाह की किताब मानी जाती है, तो इसलिए क्रिश्चियन नहीं है काफिर। ये 4 काफिर हैं, जो कि 85% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है। ये कैसा देश है कि जिसकी मस्जिदों में 5 टाइम दुआ मंगवाई जा रही है, और पीछे बैठा हुआ अवैसी जैसा सारा मुसलमान एक ही बात कहता है, आमीन, यानी या अल्लाह हमें फतह दे इन हिंदुओं के ऊपर। अवैसी जैसा आदमी, मैंने चैलेंज किया हुआ है पूरे भारत को, पूरी दुनिया को, कि इस्लाम कहता है कि किसी की भी रिलीजियस प्लेस, वर्शिपिंग प्लेस, मंदिर है, गुरुद्वारा है, उसको तोड़ने की इजाजत नहीं है। ये परसों जो पाकिस्तान में मंदिर तोड़ा गया, तो पाकिस्तान के मौलवियों ने फतवा दिया है, मेरे पास मौजूद है, फतवा दिया है कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता कि आप किसी की इबादत गाह तोड़ें। तो फिर जो राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़ा था बाबर ने, वो गलत है ना, और उसकी जगह उसने मस्जिद बनाई बाबरी, वो हराम है इस्लाम की रूह से। मैं चैलेंज करता हूं, मैंने अवैसी को भी मैसेज भेजे थे इस पे, तो अवैसी ने मुझे ब्लॉक कर दिया ट्विटर पे और फेसबुक पे, इसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि मैंने उसको चैलेंज किया कि तुम रो रहे हो कि हम बाबरी मस्जिद की शहादत नहीं भूलेंगे। अरे हिंदुओं ने एक तुम लोगों के ऊपर एहसान किया कि वो मस्जिद तोड़ी, क्योंकि वो हराम थी, वहां पे जितनी इबादत हो रही थी, जितनी नमाज हो रही थी, वो हराम है इस्लाम की रूह से। तो हिंदुओं ने तो तुम्हारे ऊपर एहसान किया कि तुम लोगों को एक हराम काम से बचाया है। अगर उधर मंदिर ना होता तो फिर गलत था मस्जिद तोड़ना, ठीक है, लेकिन वहां तो मंदिर है, आर्कियोलॉजी की रिपोर्ट्स मौजूद है कि वहां पे मंदिर था। जब ये सारी चीजें साबित हो गई हैं, लेकिन आपकी सरकार, जिसके ऊपर आज भी इल्जाम लग रहा है कि हिंदुत्व की गवर्नमेंट है, वो 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए दे रही है, उसके अगेंस्ट में वो करोड़ों रुपया दे रही है कि वहां पे आप हॉस्पिटल बनाओ, मस्जिद बनाओ, सब कुछ बनाओ। तो ये अपीजमेंट आपको रोकनी होगी, मदरसों को बंद करें। मैं तो कह रहा हूं पूरी दुनिया में मदरसे बंद होने चाहिए। भाई क्यों मदरसे की जरूरत है? मैं मुसलमान हूं, मेरे बच्चों को मैंने इस्लाम की तालीम देनी है, मैं दूंगा, मेरी बीवी देगी। मदरसों में जाने की क्या जरूरत है? स्कूल जाएं, मॉडर्न एजुकेशन हासिल करें। हिंदुओं का बच्चा कौन से अपने रिलीजियस स्कूल में जाता है? हिंदुओं के लिए कोई रिलीजियस स्कूल नहीं है, जहाँ के 85% पॉपुलेशन हिंदुओं की है। जैन के लिए कोई मदरसा नहीं है, लेकिन मदरसा मुसलमानों के लिए है, क्रिश्चियनों के लिए कॉन्वेंट स्कूल है। बंद करें, मेरा डिमांड है ये पूरी दुनिया में कि मदरसे बंद किए जाएं, मस्जिदें कंटेन की जाएं सिर्फ नमाज के लिए, दैट्स इट। मस्जिद का और कोई काम नहीं है। मंदिर में जाके आप पूजा करते हैं, वहां जाके प्लानिंग नहीं करते कि हम कौन सी मस्जिद तोड़ने जाएंगे और हम कौन से मुल्क में टेररिस्ट भेजेंगे। ये मस्जिदों में होता है। मस्जिदों का गलत इस्तेमाल रोकें, मदरसों को बंद करें, ये मेरी डिमांड है। भारत का फ्यूचर अच्छा करने के लिए, देखें आप लोगों ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट किया, गलत था? नहीं, इसलिए कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में माइनॉरिटी की हालत खराब है। तो भारत बीइंग मातर देश,
लियाकत नेहरू पैक्ट में ये प्रोटेक्शन दी गई थी माइनॉरिटीज को, तो भारत ने अगर उनको शरण दी है, क्या गलत किया है? अब आप कहोगे जी मुसलमानों को क्यों नहीं दी, तो मुसलमान तो एक्सप्लॉइट कर रहा है, उनको आप क्यों पनाह दोगे? उनका तो अपना देश है, भारत, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, मेजोरिटी इस्लामिक कंट्रीज हैं, लेकिन पूरी दुनिया उस पर शोर मचा रही है। आपने अयोध्या का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उस पर पूरी दुनिया शोर मचा रही है। इवन आपका इंटरनल मसला है फार्मर्स बिल, उस पर कनाडा का प्राइम मिनिस्टर भी भाषण दे रहा है, तो ब्रिटिश लेबर पार्टी भी भाषण दे रही है। दुनिया तो आपको जीने नहीं देगी, आपको कड़वे घूंट भरने होंगे अगर आपने अपने देश को जो उसका पोटेंशियल है उसके तौर पे अगर प्रोग्रेस करानी है, कड़वे घूंट भरने होंगे, सख्त स्टेप लेने होंगे। लव जिहाद पे योगी जी ने एक बोल्ड स्टेप लिया है, दुनिया चीखती है, चीखने दो यार, योगी जी ने कहा नहीं भाई गलत तो मैं गलत करूंगा। तो यही चीज है कि आपको भारत को करेक्ट करने के लिए हिंदुओं को जो कि मेजोरिटी है उसको थोड़ा राइट्स देने होंगे। भारत में बदकिस्मती ये है कि माइनॉरिटीज को तो सारे राइट्स से ज्यादा राइट्स हासिल है, मेजोरिटी को बलि का बकरा बनाया हुआ है। आपकी दिवाली को कंट्रोवर्शियल किया जाता है, आपके दशहरे को कंट्रोवर्शियल किया जाता है, आपकी होली को कंट्रोवर्शियल किया जाता है, लेकिन बकरा ईद पे भारत की गली गली में खून बह रहा होता है, उसको कोई कंट्रोवर्शियल बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता, इसलिए कि पता है कि मुसलमान आके गर्दन उतार देगा। तो ये खौफ की जो फिजा है ना, उसको खत्म करना होगा, तभी जाके भारत आगे बढ़ेगा। मेरे को कुछ चीजें लगी उनके बीच में बहुत फॉल्ट लाइंस है, सो उन फॉल्ट लाइंस का वी हैव टू टेक एडवांटेज। सो वन ऑफ द फॉल्ट लाइन व्हिच आई फाउंड वाज बरेलवी, दियोबंदी, शिया, सुन्नी, अहले हदीस, and I'm sure there are many more. So, and I happen to have met people from all these different parts and they hate each other. Now, I think the solution to the Pakistan problem is just, there are only two solutions. One, we have to take advantage of these fault lines. That would be one. The second thing which I feel so far was the problem in Pakistan is Punjab. That is the fundamental problem. अब हम लड़ रहे हैं कश्मीर में, सारी फॉल्ट लाइन पंजाब में, हम लड़ते हैं कश्मीर में, वो आतंकवादी भेजते हैं। सो आतंकवादी आर डिस्पोजेबल इनकम फॉर देम, एक मरेगा 10 और आएंगे। हम अगर कश्मीर की लड़ाई पंजाब में लड़ेंगे तब समझेंगे। सो अगर उनकी बॉडी बैग्स में जाएंगी, उनके घर में, पंजाब में घर में, उनके घर में बीजे दी कोल उन्हां दी मुंडों दी बॉडी जाएंगी, then only they will understand. Nothing else will work. Forget Kashmir. If you want to resolve Kashmir and save the world, forget India. If you want to save the world, attack Punjab. देखें आपके करण भाई दो पर्सन थे ना, उसमें सेकंड पॉइंट पे तो मैं टोटली एग्री करता हूँ कि जब तक पंजाब के घरों में डेड बॉडीज नहीं जाएंगी तब तक इन्होंने हमेशा पख्तून को आगे रखा और जंगे लड़ते रहे। कश्मीर में जो 48 में इन्वेजन किया तो ट्राइबल एरिया से जो आफरीदी कबीले और दूसरे जो कबीले महसूद कबीले हैं पठानों के, उनसे इन्वेजन कराया। ये हमेशा ये करते हैं। जब तक मेरी मेजर गौरव आर्या साहब से बात हुई थी पिछले दिनों, तो उन्होंने भी यही कहा कि जब तक पंजाब के घरों में डेड बॉडियां नहीं जाएंगी तब तक मसला हल नहीं होगा। आपका सेकंड पॉइंट तो करेक्ट है। जो फर्स्ट पॉइंट था उस पर मैं एग्री नहीं करता, इसलिए कि ये जो शिया हैं, सुन्नी हैं, बरेलवी हैं, अहले हदीस हैं, अहले सुन्नत हैं, जितने भी हैं, अहमदी हैं, ये सब डिवाइडेड है, एक दूसरे से नफरत करते हैं। लेकिन जहां नॉन मुस्लिम की बात आती है तो ये सब मिले हुए हैं। अब आप देखें कि आपके भारत में एक सबा नकवी है, वो शिया है। जब आता है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट तो सारे मुसलमान, चाहे शिया हैं, सुन्नी हैं, बरेलवी हैं, अहले हदीस हैं, ये सब एक तरफ है, देवबंदी हुए जितने हैं। तो जब बात आती है नॉन मुस्लिम की, जब बात आती है भारत की, तो ये सारे मिले हुए हैं, सारे एक तरफ हो जाते हैं, क्योंकि बेसिक ऑफ एवरी सेक्ट ऑफ इस्लाम इज हेटिंग नॉन मुस्लिम। तो जहां नॉन मुस्लिम आता है वहां पे ये मिले हुए हैं, तो आप उसको फॉल्ट लाइन नहीं बना सकते। फॉल्ट लाइन कहां बना सकते हैं? बलोच को आप भारत में, दिल्ली में बलोचिस्तान की गवर्नमेंट इन एग्जाइल खोलें, बलोचों को वहां पे पनाह दें। बरामदाग बुट्टी जो कि बलोचों का लीडर है, आज 13 साल से जिनीवा में
एक तरह से जेल में है, क्योंकि उसको मूवमेंट की इजाजत नहीं, इसके फोन टेप हो रहे, उसका पासपोर्ट उन्होंने स्विस गवर्नमेंट ने रखा हुआ है। वो बेचारा कैसे अपने कौम की जद्दोजहद करेगा? आप उसको दिल्ली में अजाइलम दें, उसको भारत में बलोचिस्तान का सफीर बनाएं, जैसे आपने तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई हुई है, ऐसे बलोचिस्तान की बनाएं, ऐसे सिंधु देश की बनाएं, ऐसे पख्तूनों की बनाएं। अगर आप यहाँ पे दिल्ली में 3 एम्बेसियां खोल देंगे, ये है फॉल्ट लाइन। तो फॉल्ट लाइंस रिलीजियस लाइन पे नहीं होंगी, इसलिए कि जहां भारत का मसला आएगा वहां पे ये सब मिल जाते हैं, सब एक हो जाते हैं, अपने अंदरूनी इख्तिलाफ भूल जाते हैं। परसों जो मंदिर केपीके में तोड़ा गया, उसमें देवबंदी भी थे, उसमें बरेलवी भी थे, उसमें शिया भी थे, वो सारे थे। तो इसलिए वहां पे आके मामला खराब हो जाता है। तो मैं समझता हूँ फॉल्ट लाइन एथनिक ग्राउंड्स पे होंगी। आपको पाकिस्तान के एथनिक माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देनी होगी, जिस तरह आपने मुक्ति बाहिनी बनाई थी, जिस तरह आपने बांग्लादेश में बंगालियों की मदद की थी, वैसे आप पाकिस्तान की एथनिक माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देंगे, उनकी एम्बेसीज बनाएंगे। दोज आर द एक्चुअल फॉल्ट लाइंस। रिलीजियस ग्राउंड पे ये यूनाइटेड हो जाते हैं सारे। अरे साहब, मेरी दो क्वेश्चंस थी वेरी ब्रीफली। एक तो जैसे आपने जिक्र की थी कि सिंध के सेल्फ डिटर्मिनेशन या आइडेंटिटी की, उसकी आप क्या बात देखते हो? क्योंकि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, जिस मुद्दे पे वो खड़ी हुई थी एट द बिगिनिंग, इट वाज अबाउट सिंध आइडेंटिटी, बट वो अभी खो चुकी है, और बीबी भुट्टो के इंतकाल के बाद पीपीपी इट डजंट हैव द सेम स्टैंडिंग एज इट डज। तो वहां पे कोई लोकल लीडरशिप है? बिकॉज पीपीपी पे आप भरोसा नहीं कर सकते, एज इट हैज बीन प्रूवन विद टाइम। So where do you see the future of the Sindh movement or self determination or self identity? और दूसरी क्वेश्चन थी मेरी about the MQM जो शुरू हुई थी with मुहाजिर कौमी मूवमेंट जी, अल्ताफ हुसैन का। तो वो भी आप अगर देखें तो वो भी अभी मार्जिनलाइज हो चुकी है, एंड अल्ताफ हुसैन एक पैरोडी बन चुके हैं प्रीटी मच जो पाकिस्तानी मीडिया में है। हालांकि अगर आप 80s की हिस्ट्री देखेंगे तो इट बहुत जैसे बोल रहे डंके के साथ इट हैड कम, इट वाज इन द न्यूज ऑल ओवर, उनकी कुछ ना कुछ ट्रैक्शन थी। तो उनकी आप क्या फ्यूचर देखते हो? आर दे बियॉन्ड रिडेम्पशन, या उनकी डू दे हैव एनी रोल इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स? देखें, जहां तक सिंधियों की बात है ना, तो बेनजीर भुट्टो हो, जुल्फकार अली भुट्टो हो, ये सिंधियों के लीडर तो थे, लेकिन सिंधियों के हमदर्द नहीं थे, क्योंकि ये फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी है ना। तो आपको मैं एक वाकया बताऊंगा कि जब बहादुर शाह जफर को बादशाह बनाया गया ना, तो एक आदमी भागता हुआ दिल्ली में बल्ली माड़ा में आया और मिर्जा गालिब को कहता है कि अबू जफर अब बादशाह बन गए, अब हिंदुस्तान की तकदीर बदल जाएगी। तो गालिब ने कहा था कि ये बादशाहों की जो जद्दोजहद और नजरिए होते हैं ना, वो सिर्फ अपनी खानदान की प्रोटेक्शन के लिए और खानदान को बचाने के लिए होते हैं, देशों के लिए, आम आदमियों के लिए ये नहीं होते। तो यही चीज फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी पे आता है। जुल्फकार अली भुट्टो का बाप दीवान था जूनागढ़ स्टेट का, अंग्रेजों ने बनाया था। पंजाब के एक गांव भट्टा कला से ये लोग माइग्रेट करके अंग्रेजों ने इनको जमीन दी, तो ये सिंध में आए। जुल्फकार अली भुट्टो की अपनी जमीन में 22 रेलवे स्टेशन थे, इतना बड़ा जागीरदार है ये। फिर इसकी बेटी बनती है, फिर अब इसका बेटी का शोहर फिर सदर पाकिस्तान बनता है। अब उसका बेटा पीपल्स पार्टी को लीड कर रहा है। पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है पिछले 16 साल से, और पिछले 50 साल में तकरीबन 36 साल इनकी गवर्नमेंट रही है। सिंध में पाकिस्तान का सबसे तबाह हाल प्रोविंस है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा। 5000 साल पुराना मोहनजोदाड़ो का जो इंफ्रास्ट्रक्चर निकला है, दैट इज बेटर देन टुडे सिंध, बिलीव मी और नोट। आप जाके देखें वहां पे गटर की गलियां, नालियां, और जो गलियां साफ सुथरी चौड़ी गलियां, आज आप सिंध के किसी भी गांव गोठ में चले जाएं, वो बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि सिंध बहुत रिच प्रोविंस है। वहां पे आज भी पीपल्स पार्टी की जो 16 साल से गवर्नमेंट है, उसमें 95% मिनिस्टर फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, और उन्होंने अपनी जमीनों में लोगों को गुलाम बना के रखा है। अभी लास्ट वीक सिंध के एक फ्यूडल लॉर्ड की प्राइवेट जेल से 14 हिंदू औरतों और बच्चों को आजाद कराया एक जस्टिस ने, किसी को खबर मिली। हजारों लोग प्राइवेट जेलों में जागीरदारों की रह रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी तो सिंधियों की आवाज नहीं है, क्योंकि वो सिंधियों की पॉलिटिकल पार्टी है, वोट सिंधी उसी को देता है।
बीबी के नाम पे देगा, भुट्टो के नाम पे देगा, लेकिन इन्होंने हमेशा सिंधियों को एक्सप्लॉइट किया है। सिंधी नेशनलिस्ट पार्टीज जो कि डिमांड ऑफ सिंधु देश रख रहे हैं, वो सिंधियों की हमदर्द हैं, वो पीपल्स पार्टी को भी गालियां देते हैं, वो एमक्यूएम को भी गालियां देते हैं, क्योंकि एमक्यूएम का भी ये हिसाब है कि एमक्यूएम बनी तो मुहाजिरों के राइट्स के लिए थी, लेकिन होता ये आया कि आस्ते आस्ते आर्मी ने इतना इन्फिल्ट्रेशन किया इस पार्टी में कि इसके जितने भी, क्योंकि एमक्यूएम मिडिल क्लास पार्टी थी, तो अल्ताफ हुसैन को तो शुरू में ही पाकिस्तान से भागना पड़ा और वो लंदन में आके 92 से अजाइलम पे रह रहे थे। अब जो लोकली इलेक्शन में खड़े किए जाते थे लोग, उनको करप्ट किया गया, उनकी करप्शन की फाइलें बनाई गई बाका, क्योंकि जब मैं मेयर था जमशेद टाउन कराची का, वो मुशर्रफ का पीरियड था, तो उसमें मैं भी अपने दोस्तों को वहां पे समझाता था कि भाई ना करो ये सब चीजें, आज तुम करप्शन कर रहे हो, वो मजे से तुम्हें मजीद करप्शन करवा रहे हैं मुशर्रफ की गवर्नमेंट वाले, क्योंकि आईएसआई आप लोगों की फाइलें तैयार कर रही है, कल ये फाइलें आपके खिलाफ यूज होंगी। और फिर यही हुआ कि 2016 में मैं तो 2 साल बाद रिजाइन करके आ गया, क्योंकि मेरी बीवी और मेरी माँ 24 घंटे मेरे पीछे पड़े रहते थे कि तुम क्यों इधर आए हो वापस पाकिस्तान, जाओ, तुम यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है, तुम मार दिए जाओगे। तो मैं तो 4 साल का टेन्योर था, 2 साल में रिजाइन करके वापस आ गया था फ्रांस, मेरे पास फ्रेंच सिटीजनशिप है 96 से, तो मैं तो फ्रांस वापस आ गया था, अब मैं लंदन में रहता हूँ। मेरे जितने भी कॉलीग्स थे एमक्यूएम के, उन सबको 2016 में पाकिस्तान आर्मी ने ऐलान कर दिया कि अल्ताफ हुसैन टेररिस्ट है, पाकिस्तान का गद्दार है, उसको पाकिस्तान में टीवी पे उसकी आवाज तक सुनाने की इजाजत नहीं, उसको कंटेन कर लिया। अब एमक्यूएम के जितने लोग थे पाकिस्तान में, उनको उठाया, 90 दिन का प्रोविजनल ऑर्डर बनाया गया है स्पेशल, उन सबको उठाया, जेलों में बंद किया, इनके ऊपर टॉर्चर हुआ, फिर इनकी फाइलें निकाल के रखी इनके सामने, ये लो जी, तुमने इतनी इतनी करप्शन की, तुम्हारे भाई ने इतना इतना माल बनाया, तुम्हारे चाचा ने इतने माल बनाए, इन सबको हम बंद करेंगे, और ये फलां लड़की के साथ तुम्हारी वीडियो है, ये फलां लड़की के साथ, क्योंकि ये लोग बिल्कुल ही गिर गए थे, मिडिल क्लास से 2 पट्टी के चप्पल पहन के एमक्यूएम के ऑफिस आते थे, करोड़ों की गाड़ियां, यंग लड़कियां, ये सब चीजें देख के वो पागल हो गए, वो सब इनके बनाए हुए कुएं में धंस गए। मजबूरन आज जो एमक्यूएम है वो गोद में बैठी हुई है आर्मी के, माइनस अल्ताफ हुसैन जो कि रियल लीडरशिप है, वो लंदन में बेचारे बैठे हुए अकेले हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई है नहीं। वो सारे एमक्यूएम वाले आज आर्मी की गोद में बैठे हुए हैं क्योंकि मजबूर हैं, नहीं तो उनका खानदान का खानदान पैसा भी इनका सारा लूट लिया जाएगा। अब कराची के लॉर्ड मेयर थे मेरे साथ, जो कराची पूरे सिटी के जो मेयर थे मुस्तफा कमाल, जब 2009 में इनकी मेयरशिप खत्म हुई तो इन्होंने अल्ताफ हुसैन को रिक्वेस्ट की कि मेरे पास रहने को घर नहीं है, तो अल्ताफ हुसैन ने इनको 50 लाख रुपए का एक अपार्टमेंट खरीद के दिया कराची में। ये चले गए फिर दुबई, क्योंकि आर्मी ने इनके ऊपर प्रेशर डाला, तो ये दुबई चले गए। 2015 में ये वापस आए तो 20 करोड़ रुपए का बंगला खरीदा, 4 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं, अपनी एक अलग पार्टी बना के घूम रहे हैं, एमक्यूएम के जितने लोग तोड़ सकते थे तोड़ के अपने साथ मिलाया। तो ये है जी मुहाजिरों की और सिंधियों की लीडरशिप का हाल पाकिस्तान में। पाकिस्तान आर्मी किसी को जेन्युइन पॉलिटिक्स नहीं करने देगी। जब तक आप इनकी गोद में बैठे हैं तो नवाज शरीफ भी तब तक पनपते रहे। जब नवाज शरीफ ने इनकी हेजेमनी को चैलेंज किया कि आपका इंटरफेरेंस इन पॉलिटिक्स इज नॉट एक्सेप्टेबल, आज नवाज शरीफ भी बाहर बैठे हुए, चाहे वो पंजाबी हैं तो क्या है। तो ये है जी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। सिंध की जो 2 लीडरशिप है, मुहाजिर और सिंधी, इनका हाल वो पूछ रहे थे, तो सिंधियों की लीडरशिप भी बता दी। और सिंध का अगर कोई हमदर्द है तो वो सिंधु देश की आजादी का जो बात करता है, जो सिंधी नेशनलिस्ट हैं, जो अल्ताफ हुसैन भी अब सिंधु देश की बात करते हैं, कब हमारा गुजारा नहीं है पाकिस्तान के साथ, हमें आजाद सिंधु देश चाहिए जिसमें मुहाजिर, सिंधी और इवन पख्तून भी बहुत बड़ी तादाद है। आपको मैं हैरत की बात बता दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी पख्तूनों की पेशावर या काबुल में नहीं है, कराची में है। सबसे ज्यादा पख्तून दुनिया में अगर किसी शहर में वो कराची में है। तो इन सब के लिए अब बेहतर यह है कि पंजाब की गुलामी से आजादी हासिल करो। बहुत रिच है तुम लोगों का प्रोविंस, पोटेंशियल है, प्रोस्पेरस कंट्री बनोगे। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बताया कि बलूचिस्तान के बहुत सारे एरियाज में पाकिस्तान में और
टेररिस्ट एक्टिविटीज की वजह से इंडिया में भी कई बार जेनोसाइड की स्थिति हुई है, और पाकिस्तान में तो होती ही रहती है कॉमनली। तो अगर भविष्य में भारत ऐसा सोचता है, मेरा ये मानना है कि अगर भारत ऐसा सोचता है कि वो बलूचिस्तान की मदद करे, तो जो 1947 में इंडिया और पाक के बीच में जो जेनोसाइड हुआ, कहीं वो पाक और बलूचिस्तान में होगा, तो कहीं इंडिया को बलूचिस्तान की जनता, कहीं एक ब्रिटिशर ने, जो हम जैसे ब्रिटिशर को मानते हैं एक डिवाइडिंग पॉलिसी लेकर, वही कहीं भारत के लिए तो उनके मन में ऐसी मतलब स्थिति नहीं बनेगी, वो इंडिया को ऐसे फ्रेम करके नहीं देखने लगेंगे। मसला ये है कि मुझे भी कई मेरे भारतीय दोस्त ये कहते हैं कि हमने बंगालियों की मदद की तो वहां पे आज हमें क्या नतीजा मिल रहा है, वहां से हजारों लाखों रोहिंग्या हमारी तरफ भेजे जा रहे हैं, वहां पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, ये वो। तो कल क्या गारंटी है कि हम सिंधु देश या बलूचिस्तान आजाद कराएंगे तो हमारे साथ ये सब नहीं होगा। तो देखिए बात दरअसल ये है कि आप कंपेयर कर ही नहीं सकते बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ। आपके साथ बांग्लादेश वो कर ही नहीं रहा जो पाकिस्तान कर रहा है। आप सोचें अगर वहां पे ईस्ट पाकिस्तान होता आज, तो आपको दोनों तरफ से टेररिस्टों की जो इन्फिल्ट्रेशन होती। रोहिंग्या को आप कश्मीर में भेजे गए जिहादियों से कंपेयर नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल रोहिंग्या वो चीज नहीं कर रहे जो पाकिस्तानी कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन कम से कम स्टेट तो सपोर्ट नहीं कर रही, स्टेट तो सेक्युलर है। बांग्लादेश में आजादी के बाद वही बात है कि आपकी लीडरशिप की कमजोरी थी कि वो बांग्लादेश को कंट्रोल ना कर सके और वहां पे आईएसआई की गवर्नमेंट्स बनने लगी। हम पाकिस्तान में कहते थे कि बांग्लादेश आजाद हो गया, लेकिन खालिदा जिया तो आईएसआई की प्राइम मिनिस्टर है ना। हुसैन इरशाद जो मिलिट्री डिक्टेटर है बांग्लादेश का, वो भी तो आईएसआई के पैरोल पे चल रहा है। आईएसआई तो वहां पे आईएसआई की अपीस्ट गवर्नमेंट चलती रही है। ये इंडिया की कमजोरी थी, इंडिया की उस वक्त की लीडरशिप की वो दूरअंदेशी नहीं थी कि वो उसको बांग्लादेश में जिसको एक आजाद कराया था उसको शुरू से मैं नहीं कहता कि आप अपनी कॉलोनी बना के रखते, लेकिन आपने उसको बिल्कुल अबंडन कर दिया। आपने कहा कि नहीं ये तो आजाद हो गए ना, हमारा काम नहीं है काम इनके मामलात में दखल दें। तो आपने कम से कम पाकिस्तान को तो रोकना था, वो भी आपने नहीं रोका। अब जाके 2011 में हसीना वाजिद साहिबा की गवर्नमेंट आई है, उन्होंने आते ही जमात इस्लामी के लोगों को लटकाया फांसी पे। किसी की हिम्मत है किसी को एक इस्लामी देश दिखा दें जहां पे मुल्लाओं को इस तरह लटकाया हो। फिर इन्होंने भारत के साथ दोस्ती को रिवाइव किया, इन्होंने भारत के साथ फ्री ट्रेड, अभी दिसंबर में फ्री ट्रेड का वापस एग्रीमेंट किया है। गवर्नमेंट तो कम से कम आपके खिलाफ नहीं चल रही। छोटे मोटे एक्सट्रीमिज्म के वाकयात हो रहे हैं तो वो तो मलेशिया में भी हो रहे हैं। भाई आपके जो परसों पाकिस्तान में मंदिर तोड़ा गया तो जाकिर नाइक ने आज सुबह एक वीडियो निकाली है मलेशिया से बैठ के कि वो सही किया, क्योंकि इस्लामिक देश में मंदिर बनाने की इजाजत नहीं है, बहुत अच्छा किया मुसलमानों ने मंदिर तोड़ के। तो आपके खिलाफ तो मलेशिया भी खड़ा हो रहा है। तो बात यह है कि ये चीजों से आपको नहीं डरने का। बलूचिस्तान एक सेक्युलर फोर्स है। नंबर 2 ये कि आपका तो बॉर्डर भी नहीं मिलता बलूचिस्तान से, तो आपको उससे कोई खतरा नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। दूसरा, बलूचिस्तान एक छोटी सी आबादी है, मतलब 1 करोड़ का मुल्क, आपके लिए क्या खतरा बनेगा जिसका बॉर्डर भी नहीं बनता मिलता, जिसका कुछ भी नहीं मिलता। और आफ्टर ऑल वो एक सेक्युलर फोर्स है, वहां पे एक्सट्रीमिज्म नहीं मिलेगा आपको। तो मैं समझता हूं कि भारत अगर इन देशों की मदद करेगा तो आप कम से कम पाकिस्तान जैसे शैतान से तो जान छूटेगी आपको। Politically, I do not foresee any threat to Pakistan, particularly when 4 lakh army is there, including besides reservists. So only thing is the economic situation where Pakistan is facing some problem. So I think only way out would be financial bleeding of the state, and otherwise I think the state is going to survive for very, very long time. And also it will have support from many of the other countries of the world, which he said in the beginning. So I would like to get an opinion of Arif ji on this. Kumar Sahab, in a way you are right, but still you have to see that Pakistan army has followed always the British pattern of divide and rule. That's what they have done in Sindh, in Balochistan,
they keep dividing. Now, for example, in Balochistan, the provincial government is always consisting of Baloch people. They are Baloch Sardars. So, for example, if there are 37 tribes, major tribes in Balochistan, maybe 30 are sitting with army. So yes, they are divided. Same thing is in Sindh. That, as I said, that 95% of Sindhi ministers of Sindh province are from feudal lords, and they are Sindhis. So of course they have kept these oppressed nations divided. Now your point about economy. Well, Pakistan is a blue-eyed boy of West. And whenever Pakistan's economy is crumbling, they come for rescue. And now they have another papa, China, that immediately comes for their rescue. For example, when Pakistan was in need of money, IMF immediately came for rescue. World Bank immediately came for rescue. Saudi Arabia came. Dubai came. But now, when IMF and World Bank is not giving that much help to this military-controlled Imran Khan government, and Saudi Arabia and Gulf states have started asking their money back, China is coming for their rescue. In December alone, China first gave $2 billion to Pakistan because Saudi Arabia was asking and Qatar was asking 1 billion each, which from their debt. So Pakistan went to China, Papa, need money. Papa gave $2 billion. Now, in December, end of December, Pakistan has sought $6 billion loan from Chinese banks at an interest rate of 14.5%, which is highest among any governmental loan in the history of world, because no government has taken loan on this interest rate, 14.5. So, and what is Pakistan giving them against these loans is resources of Sindh, Balochistan and KPK. Everything in Sindh, Balochistan and KPK is given to China in Gilgit-Baltistan, which is India's part, which is occupied by Pakistan. All these provinces and resources are given to China. Only Punjab is the province, not a single thing from Punjab is given to China. Only Punjab has excellent infrastructure of roads, tunnels, bridges. Karachi, that provides more than 50% to national exchequer. Karachi has no transport system, not at all. But Lahore has Orange Line metro train. Lahore has metro bus. Rawalpindi has metro bus. Multan has metro bus. They have latest infrastructure, latest transport systems, while Punjab contributes nothing to national exchequer. Karachi, Lahore, entire city gives tax equal to Karachi's one market only. One area market gives more tax than entire Lahore to national exchequer. But all this money is invested in Punjab, and the provinces of Sindh, Balochistan, KPK, Gilgit-Baltistan are given to China. So this is the issue. Pakistan is on self-destruction mode. Punjab has realized it. That's why they have developed Punjab and given everything of other provinces to China, so that if Pakistan is dismembered, these provinces remain under the control of China. सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि यूरोप का क्या हाथ है पाकिस्तान को इतना बढ़ाने में, वहाँ टेररिज्म में यूरोप किस तरीके से सपोर्ट करता है पाकिस्तान को? क्योंकि 1965 में जब वार हुआ था तो अमेरिका ने शायद वार रोकने के लिए कहा था लाल बहादुर शास्त्री को, जिसके कारण हमारा जो गेहूं आता था वो बंद हुआ था। तो अमेरिका और यूरोप किस तरीके से सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को, मैं ये जानना चाहता हूँ। जैसे कि वो चाइना के हवाले से पूछा गया था, तो देखें चाइना के इंपीरियलिस्टिक डिजाइन्स हैं। चाइना आज से 20 साल पहले दुनिया में कहीं आपको चाइना का कुछ नजर नहीं आता था। आज से 40 साल पहले तो जीडीपी इसका इंडिया से बहुत कम था। आज वो इंडिया से कई गुना ज्यादा इसका जीडीपी है। तो चाइना ने तो दुनिया को इंपीरियलिस्टिक डिजाइन के तहत आस्ते आस्ते वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल किया, और जिसके लिए ये जो सीपेक नामी एक इन्होंने दरिंदा इजाद किया है, ये वन बेल्ट वन रोड, जो कि
क्योंकि चाइना का एक मसला है, अगर आप चाइना का नक्शा देखेंगे तो चाइना के ईस्टर्न पार्ट तो आपको पोर्ट मिलेंगे, लेकिन आपको वेस्टर्न साइड पे कोई पोर्ट नहीं मिलेगी, लैंड लॉक्ड है। तो चाइना को यहाँ पे कोई दरवाजा चाहिए था जिससे कि वो अपनी एक्सपोर्ट्स को जारी रख सके। उसके लिए ग्वादर हासिल किया गया। जिबूती, कीनिया, श्रीलंका, ये वो ट्रेड रूट्स हैं जो हिस्टोरिकल ट्रेड रूट्स हैं, वो चाइना ने एक्वायर कर लिए कर्जे दे दे के उनको, और कंट्रोल हासिल कर लिया उन पोर्ट्स का, उन रास्तों का। तो चाइना, जाहिर है पाकिस्तान इनके लिए एक तो 20 करोड़ लोगों की मार्केट है इनकी प्रोडक्ट्स के लिए। आज जैसे पाकिस्तान ने चाइना का वायरस वो वैक्सीनेशन खरीदा है, चाइना दुनिया से वैक्सीनेशन खरीद रहा है अपने लोगों के लिए, पाकिस्तान ने चाइनीज वैक्सीनेशन खरीदी है। तो चाइना का कचरा जितना माल है वो पाकिस्तान के अंदर बेचा जाता है। पाकिस्तान की एक तो मार्केट मिली हुई है, दूसरा गुलामों की फोर्स है। इवन हमारी लड़कियां पाकिस्तान आर्मी सप्लाई कर रहा है चाइना में, क्योंकि वहां पे एक बच्चे की पॉलिसी है और ये सब चीजें। तो मुख्तसर ये कि चाइना की तो इंपीरियलिस्टिक डिजाइन है और पाकिस्तान गुलाम जहनियत के लोग इनको मिल गए हैं। अब अखिलेश जी का जो सवाल है यूरोप और अमेरिका, तो देखिए मैंने अपने प्रोग्राम में बताया ही आपको अभी कि अमेरिका और यूरोप हमेशा पाकिस्तान के रेस्क्यू के लिए आए हैं। कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो विक्टोरियस 5 लोग थे, चाइना रशिया थे 2 और बाकी 3 ये थे, अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड। तो अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड का तो ये बच्चा है, ये गुंडा है जो इन्होंने पाला था इधर। तो ये इसको कैसे खत्म करेंगे? कम्युनिज्म का दुश्मन कौन था? ये यूरोप और अमेरिका थे ना भाई। तो उसको, कम्युनिज्म को कंट्रोल करने के लिए ये पाकिस्तान बनाया गया था। दूसरा ये है कि भारत को चाहे कितना भी ये मोहब्बत जताएं, अंदर खाने ये भारत को पसंद नहीं करते, इसलिए कि इनको पता है कि भारत एक पोटेंशियल, देखिए भारत की हिस्ट्री है, सिविलाइजेशन की एक हिस्ट्री है, मैनकाइंड की एक हिस्ट्री है, एक रिच कंट्री है। फिर इसकी जो साइंस एंड, मतलब आपके जो यूनिवर्सिटीज थी, नालंदा यूनिवर्सिटी या टैक्सिला यूनिवर्सिटी, उस जमाने में थी जब दुनिया को एजुकेशन का अलिफ बे भी नहीं पता था। तो ये एक देश है जो कि दुनिया के लिए हमेशा, और सबसे बड़ी बात यह कि इनको पता है कि भारत ने कभी किसी को इन्वेड नहीं किया। छोटे छोटे मुल्कों ने पूरी दुनिया में जाके इन्वेजन की, लेकिन भारत हमेशा अंदर ही रहा है। उसने कहा कि नहीं, हमारी नॉन वायलेंस की पॉलिसी है, क्योंकि बेसिस ऑफ भारत क्या है? गीता। गीता में प्रोटेक्शन दी गई है सबको। गीता ने वायलेंस का सबसे ज्यादा मुखालफत की है। तो इनको ये है कि भारत को अगर हमने पोटेंशियल रोका नहीं तो ये पूरी दुनिया को रूल करेगा। तो इसके लिए ये पाकिस्तान बनाया गया था और इसको ये आज तक बचाते आए हैं यूरोप और अमेरिका वाले, और आगे भी मुझे लगता है कि बचाएंगे जरूर। क्यों? कि इनके लिए वहां पे एक गुंडा जरूरी है। वो गुंडा अब इनको काट रहा है, फ्रांस में हमले कर रहा है, इंग्लैंड में, कनाडा में ये चीजें बढ़ रही हैं, जो कि इनके लिए खतरा है, जो इससे डर रहे हैं। लेकिन आफ्टर ऑल वो अभी भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक ही कंट्री है जो इस मुसीबत से, इस बीमारी से, बुराई से पूरी दुनिया को बचा सकता है, जिसका नाम पाकिस्तान है। उसको अगर कोई देश बचा सकता है तो वो भारत है। भारत को बोल्ड स्टेप लेने होंगे, और मैं समझता हूं कि यही गवर्नमेंट है जो कर सकती है, यही सरकार है जो आज की वो ये चीजें कर सकती है। और मैं समझता हूं कि जितनी दूर अंदेश हो, जितनी फार साइटेडनेस के साथ ये गवर्नमेंट जा रही है, इनकी नजर में ये चीज होगी। पाकिस्तान का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड का बटन दिल्ली से ऑन होगा। Muslims are unlikely to come to the sense that they belong to this land. Whatever the narrative we build, or whatever intellectual talks we do, ultimately the battle will be fought on the ground. How should we be prepared after all the talks or appeasement have failed? देखिए सबसे जरूरी चीज तो आपको यह है कि आपको रिवाइव करनी होगी अपनी भारतीय संस्कृति या अपनी जो सिविलाइजेशन है, इसको आपको बाय फोर्स इंपोज करनी पड़े तो करें, क्योंकि ये करेक्ट आपकी जो थ्योरी है ऑफ लाइफ है भारत की, वो करेक्ट है। तो आपको बाय फोर्स करनी पड़े तो करें। मैंने अभी इसका सॉल्यूशन बताया था
कि आपको मदरसों को सबसे पहले खत्म करना होगा, जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं, जो नफरत की जो प्रचार है वो यहां से शुरू होता है। आपको देखें, आसाम ने अभी गवर्नमेंट ने कह दिया कि गवर्नमेंट के अंडर से सारे मदरसे हम खत्म कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के चलेंगे, जिस पे बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, क्योंकि वो माल बंद हो गया ना। आसाम गवर्नमेंट ने कहा हम पैसा नहीं देंगे मदरसों को। आपको प्राइवेट सेक्टर का भी मदरसा नहीं चाहिए भाई, इसलिए नहीं कि वो वहां पे कुछ मसला है, मसला ये है कि वहां पे नफरत सिखाई जाती है। या तो आपका जो करिकुलम है मदरसे का वो आप चेंज करें, वो तो चेंज होगा नहीं। क्या करेंगे आप? वहां पे कैमरे लगाएंगे, वहां पे देखेंगे कि वो मदरसे में क्या सिखा रहा है। वहां पे मौलवी एक ही चीज सिखा रहा है कि नॉन मुस्लिम नहीं चाहिए भाई, गजवा हिंद है जरूरी। हमारे नबी पाक ने 1400 साल पहले कह दिया था कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक हिंदुस्तान का एक एक मंदिर नहीं तोड़ दिया जाएगा, जब तक हिंदुस्तान का एक एक आदमी मुसलमान नहीं कर दिया जाएगा। हालांकि ये हदीस जो हमें पढ़ाई जाती है पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के मुसलमानों को, वो फेक है। इसलिए कि आपको सऊदियों से जाकर पूछे तो उनको पता ही नहीं गजवा हिंद क्या है, आप इंडोनेशिया में जाकर पूछे तो उनको भी नहीं पता गजवा हिंद क्या है। लेकिन यहाँ के मदरसों के एक एक बच्चे को सिखाया जाता है। तो आपको सबसे जरूरी जो चीज है ना, वो ये है कि आप अपीसमेंट बंद करें, आप वक्फ बोर्ड बंद करें। पाकिस्तान में दुनिया का सबसे महंगा हज होता है, हज करने एक पाकिस्तानी जाएगा उसको बहुत महंगा पड़ता है। दुनिया का सबसे सस्ता हज हिंदुस्तान के मुसलमानों को हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? इसलिए कि गवर्नमेंट दे रही है। क्यों दे रहे हो भाई? नहीं दो ना भाई, उसने वहां जाके भी हिंदुस्तान की बर्बादी की दुआएं मांगनी है। अपीसमेंट बंद करें, सिंपल सा। कोई रमजान में बोरियां देने की जरूरत नहीं है, कोई ये सब चीजें बंद करें। या तो आप मंदिरों को भी दे रहे हैं, मंदिरों से तो आप माल ले रहे हैं, या तो इक्वल करें। देखिए भारत का सेक्युलरिज्म है ना, उसको मैं सिक्युलरिज्म कहता हूं, इसलिए कि वो यूनिक टाइप का है। सिक्युलरिज्म जो भारत का है ना, उसका मतलब देखिए, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि देयर इज नो रिलीजन ऑफ स्टेट। जब रिलीजन नहीं है स्टेट का तो माइनॉरिटी मेजोरिटी कहां से आ गए? पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है तो वहां पे स्टेट का रिलीजन मुस्लिम है तो बाकी सब माइनॉरिटी में आ गए। भारत का तो स्टेट का कोई रिलीजन ही नहीं, तो सब बराबर। सेक्युलरिज्म का मतलब एवरीवन इज इक्वल, तो माइनॉरिटी मेजोरिटी कहां से आ गए? भारत का ये सेक्युलरिज्म बड़ा खतरनाक है। या तो आप उस सेक्युलरिज्म को करेक्ट करें, और जो ट्रू भाई अमेरिका का सेक्युलरिज्म क्या है? अमेरिका का सेक्युलरिज्म यह है कि जो बाइडेन इलेक्शन जीतता है तो बाइबल पकड़ के सामने आता है अपनी पहली स्पीच में, पीछे क्रॉस लगा हुआ है। इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका सेक्युलर नहीं है। भाई जो प्रेसिडेंट है वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करेगा। तो या तो आप भारत में सबको बराबर करें, माइनॉरिटी का कमीशन ही खत्म करें। क्यों है भाई माइनॉरिटी कमीशन? दुनिया का एक सेक्युलर मुल्क बता दें, फ्रांस है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, जहां पे माइनॉरिटी कमीशन हो? नहीं है। इसलिए कि माइनॉरिटी सिर्फ उसी स्टेट में होती है जहां पे रिलीजन हो स्टेट का कोई। तो भारत में माइनॉरिटी मेजोरिटी के ड्रामे बंद करें, अपीजमेंट बंद करें, इक्वल राइट्स टू एवरीवन करें। मंदिर मस्जिद को अगर आजाद रखना है तो फिर मंदिरों को भी आजाद करें, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने नहीं रखना ये सेक्युलरिज्म करेक्ट वाला, तो भाई भारत का हिंदू धर्म को राष्ट्र धर्म करार दें। फिर आपको मैंने मुसलमान को भी माइनॉरिटी बनाए, आप सिखों को भी, सबको, और उनको एज ए माइनॉरिटी जो राइट्स हैं वो ठीक आप दें। लेकिन रिजर्वेशन होती है तो इनकी होती है। जब है ही नहीं स्टेट का कोई रिलीजन तो माइनॉरिटी का कोई सेंस नहीं बनता। तो भारत को अपने सिस्टम को करेक्ट करने में जो 70 साल खराब करने में लगे ना, तो करेक्ट करने में अभी टाइम लगेगा। आस्ते आस्ते मोदी जी आ रहे हैं। आई होप कि भारत का सिस्टम करेक्ट हो जाएगा तो ये मानव जाति के ऊपर बड़ा एहसान होगा।